360 में। इंसानी हुकूक का आलमी दिन। कोविड-19 की वबा ने ताकतवर मुल्कों के निज़ाम की कमजोरियां भी नुमाया कर दी। मुझे याद नहीं कभी मैं डेस्क पर बैठी थी, मैं नीचे बैठ के ही पढ़ी। और कहानी बेबी बागड़ी की, जिसने तालीम के सफर में नस्ली और मजहबी तफरीक का सामना किया, मगर एक नई नस्ल को इसका शिकार होने से बचा रही है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार वज़ा करने से मुतल्लिक अहम मुआहिदे की कॉपी सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका को हासिल हुई है। फ़रीक़ैन ने जिन नुकात पर इत्तफ़ाक़ किया उनकी तफसील आज सबसे पहले। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात के लाए अमल पर इत्तफ़ाक़ को एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा था। अब इसका मुसव्वदा वॉइस ऑफ अमेरिका को एक्सक्लूसिवली हासिल हुआ है। दरी और पश्तो में लिखे गए 3 सफ़ों के इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि फ़रीक़ैन शरीयत के मामलात में इख्तलाफ के हल के लिए एक मुश्तरका कमेटी से रुजू करेंगे। मुज़ाकरात को सीग़े-ए-राज़ में रखा जाएगा और तमाम तर कार्रवाई सच्चाई, सिद्क़ दिल और लगन के साथ जारी रखी जाएगी। काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान बराह रास्त बातचीत का आगाज़ 12 सितंबर को हुआ था, लेकिन लाए अमल पर इत्तफ़ाक़ हासिल करने में ही तकरीबन 3 माह लग गए और अब इसे मुफाहमत के अमल में एक ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। 21 नुकात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज़ की तफसील के लिए चलते हैं आयशा तंजीम की जानिब, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ हैं। आयशा, सबसे पहले तो ये बताएगा कि 21 नुकात हैं इसके, तो क्या अहम पहलू सामने आए? देखिए, सबसे पहले तो 21 नुकात से पहले जो 4 बुनियादी उसूल हैं, उसमें सबसे पहले जो अमेरिका और तालिबान की डील हुई थी फरवरी में, उसको बुनियादी प्रिंसिपल बनाया गया है। तालिबान का शुरू से इस पर जोर था, अफगान टीम इसकी शुरू से मुज़ाहमत कर रही थी, क्योंकि अफगान हुकूमत उस डील का हिस्सा नहीं थी और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैदियों को छोड़ना, उनसे इत्तफाक भी नहीं करती थी। लेकिन उसके जवाब में उसको थोड़ा सा वाटर डाउन करने के लिए, उसका असर कम करने के लिए 3 और नुकात डाले गए हैं और उन सब का ताल्लुक देर पा अमन से है। अफगान हुकूमत शुरू से ये चाहती थी कि ये बातचीत शुरू होने से पहले तालिबान जंग बंदी का ऐलान करें। ये मुतालबा तालिबान ने कभी नहीं माना। एक ये इंदिया दिया गया था, या शायद लोगों ने समझा था कि अमेरिका से डील के बाद तशद्दुद में कमी आएगी। असल में इसके बरक्स हुआ। तशद्दुद इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत बड़ा हुआ है। पिछले दिनों तो कहा जा रहा था कि 10 साल में इतना तशद्दुद कभी नहीं हुआ। तो ये चंद अहम नुकात हैं। उसके बाद जो 21 नुकात हैं वो इस पे हैं कि दोनों साइड्स का बिहेवियर कैसे होगा, एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे, जल्दी नहीं करेंगे अहम मामलात में, दुआ से शुरुआत होगी, पहली जो नशिस्त होगी उसमें कुरान पाक से शुरुआत होगी, फिर ये कि दोनों साइड पे नोट टेकिंग किस तरह होगी, 3-3 मेंबर की टीम बनाई जाएगी, फिर हर रोज मीटिंग के आखिर में दोनों साइड से नोट्स कंपेयर्ड होंगे और जो जिस पे दोनों का इत्तेफाक होगा उसी को मीटिंग के मिनट लिखा जाएगा। इस तरह की चीजें। ठीक। एक दिलचस्प बात मुझे नजर आई, जो आपने रिपोर्ट भी अपनी एक्सक्लूसिव पब्लिश की, इस हवाले से जो फाइल की आपने, उसमें लिखा है कि फरीकैन एक दूसरे का एहतराम करेंगे। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता कि क्यों उन्होंने ये लिखा है, लेकिन जो हमारा ख्याल है, जो जर्नलिस्ट्स का ख्याल है, वो ये कि जब शुरू में ये मिलके बैठे थे 12 सितंबर को, तो तालिबान की तरफ से, और हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया है जो इन मुज़ाकरात के बारे में जानते थे, कि तालिबान का रवैया ये था कि हम तो ये जंग जीत चुके हैं, हमने अमेरिका को हरा के एक सुपर पावर को हराया है और अब तुम लोग ये जंग हार चुके हो। और इस तरह से उनका कुछ रवैया ये था कि जैसे एक जीते हुए टीम का एक हारी हुई टीम से होता है जंग के बाद। तो मेरा अंदाजा है और जर्नलिस्ट का शायद ये ख्याल हो कि इस वजह से ये किया गया है कि ताकि बातचीत बराबरी की बुनियाद पे हो सके। और लास्टली आयशा ये बताएगा कि मीडिया एक्सेस और दीगर ममालिक के नुमाइंदे, खासतौर पर वो मुल्क जिन्होंने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, उनकी मौजूदगी के बारे में बड़े सख्त उसूल बनाए गए हैं। बिल्कुल, ये कहा गया है कि जो मेज़बान है या जिन्होंने फैसिलिटेट किया है, मदद की है, वो मेज़बान रहेंगे और मददगार रहेंगे, मगर वो कमरे के अंदर नहीं होंगे। कमरे के अंदर सिर्फ अफगान टीमें होंगी। और ये भी कहा गया है कि दोनों साइड्स
मीडिया को उस जगह से दूर रखने की कोशिश करेंगी या किसी भी ऐसे शख्स को जो टीमों का हिस्सा नहीं है जहां पे मुज़ाकरात हो रहे हैं मुकम्मल सीगा राज में रखा जाएगा, जो है कोई बातचीत बाहर कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं किए जाएंगे, और ये कि जो स्टेटमेंट भी मीडिया को इशू की जाएंगी या पब्लिक की जाएगी वो होंगी जिसपे दोनों साइड्स जो है, दोनों वो टीमें मुत्तफिक इत्तेफाक। होंगे। लेकिन इससे फिर यही सवाल पैदा होता है कि शफाफियत कितनी होगी अवाम के सामने और मीडिया के सामने, कितना सच जो है वो आ सकेगा। आयशा तंजीम हमारे साथ ही इस्लामाबाद से। थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर योर रिपोर्टिंग। थैंक यू। अब इस लाएअमल की बुनियाद पर मुज़ाकरात का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। किस कदर ताउन और लचक की तवक्को आने वाले दिनों और महीनों में की जा सकती है और क्या मुमकिन रोड ब्लॉक्स अब भी सामने खड़े हैं, इस बारे में हम बात करेंगे तंज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ हैं। खटक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस दस्तावेज की, आपने भी वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ी, किस हद तक आपको लगता है कि बराबरी की सतह पे ही बात हो रही है, अब किसी का पलड़ा भारी नहीं है? देखिए, पलड़ा जो है वो कमरों में तो तय नहीं होता, पलड़ा तो कहीं और तय होता है और वो मेरा ख्याल है तय हो चुका है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये पलड़ा किसी के हक में भी ज़्यादा हो, अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो जब तक बराबर नहीं होगा, अमन नहीं आ सकता। लिहाजा ये कोशिश उसी की जानिब है जो बहुत खुशाइंद है। जहाँ तक कि मसाइल का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि ये रोड ब्लॉक्स आते रहेंगे, क्योंकि जब ये बातचीत शुरू हुई थी तो वो बुनियादी तौर पर जिस माइंडसेट के साथ शुरू हुई थी तालिबान की जानिब से, वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को अपनी जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरी जानिब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की टीम बैठी है। आप देखिए, अब भी जब रिपोर्टिंग होती है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की टीम का जिक्र होता है, अफगान गवर्नमेंट का जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ सोचों का नाम है। क्योंकि अफगान गवर्नमेंट में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो रिपब्लिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लिहाजा जिसको तालिबान नहीं मानते, इसलिए मुझे लगता है कि डिफरेंस तो वहाँ पर सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन जो खुशाइंद बात है जिस पर कि ये तवक्को की जा सकती है कि यहाँ पर आगे गरचे मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये इसको तय करने में शायद कामयाब हो जाएं, क्योंकि डिटर्मिनेशन है। जब आप बुनियादी उसूल तय कर लें कि हमने बात किन नुकात पर किस तरीके से करनी है, तो शायद उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अभी वो नुकात एक्चुअली तो लेकिन वो नुकात अभी एक्चुअली आगे जाके तय होंगे जब एजेंडा जो तय हो रहा है। अभी तो सिर्फ तरीकाकार पे उन्होंने इत्तफाक राय हासिल किया है, और इस तरीकाकार का भी जो मुसवदा है उसमें लिखा है कि एक बार जब कुछ तय हो जाएगा तो फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अवाम हैं उन्हें कैसे एतमाद में लिया जाएगा? और अगर कोई ऐसे उसूल सामने आते हैं जिस पे अफगानिस्तान के अवाम को, ख़ास तौर पे हम जानते हैं कि ख़वातीन के जो हल्के हैं उनको बहुत से खदशात, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ऐसे में जब किसी बात पे फ़ैसले को दोबारा कंसिडर करने से इनकार पहले ही कर दिया गया है, तो फिर अवाम को कैसे एतमाद में लिया जाएगा? मेरा ख्याल है दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि एक जो मुझे बात इन्होंने जो सामने रखी है वो ये है कि जो नुक्ता जिस नुक्ते पर एक दफ़ा बहस हो गई और वो फाइनल हो गया, उस पर दोबारा बात नहीं होगी, बल्कि वो डायरेक्ट फाइनल सेटलमेंट का हिस्सा बन जाएगा। जिससे मालूम ये होता है कि रोड मैप तैयार करने के लिए हर नुक्ते पर बात होगी, तफसील से होगी, वक्त लगाया जाएगा और वक्त की कोई कैद नहीं है। लेकिन उसके बाद जब एक दफ़ा वो तय हो जाए तो फाइनल सेटलमेंट की तरफ जाएगा। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से हमेशा से सवालात उठते रहे हैं तालिबान के हवाले से, और उनके जो गैर लचकदार रवैया है वो भी सबको मालूम था और है। लेकिन चूंकि अभी इसमें भी एक कमेटी लाई गई है जिसमें शरीयत के हवाले से, शरीयत के मुताबिक, शरीयत की रोशनी में अगर कोई सवाल उठता है तो उसका जो फैसला है वो बुनियादी तौर पर तालिबान नहीं करेंगे, बल्कि तालिबान ने वो हक बिल्कुल उसी तरह उस कमेटी के हवाले किया है जिस तरह अफगान हुकूमत की जो कमेटी है उन्होंने किया है। तो लिहाजा मुझे लगता है ये एक खुशाइंद बात है। लेकिन मैंने जिस तरह अर्ज किया कि बातचीत अगर एक नुक्ते पर जो है वो हफ्तों चले तो उसमें जाहिर है कि अफगान अवाम के अंदर बेचैनी तो होगी, लिहाजा वो भी यही एक्सपेक्ट करें कि जल्द से जल्द रिजल्ट्स आए। अब जैसे मुसवदे में भी कहा गया जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे, और जिस तरह आपकी गुफ्तगू से भी जाहिर होता है कि बहुत से नुकात हैं जिनके ऊपर आगे चल के बात होगी। किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया फिलहाल इस लाएअमल में। कितना जरूरी है कि एक ठोस टाइमलाइन हो? कब तक इंतजार लोग करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर आप अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले जनवरी में जो मुआहदा हुआ था, अगर उसको आप देखिए तो वो तो डेडलाइन मालूम होती है कि मई 2021 है, यानी आइंदा साल का मई का महीना जो है
वो डेडलाइन है वहाँ उस वक्त तक चाहिए कि अफगानिस्तान में जो बैन अफगानी मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक फ्यूचर प्रॉपर रोड मैप आना चाहिए जिसमें हुकूमती इश्तराक थे, वो आपस में एक नई हुकूमत बनाए और अफगानिस्तान को अमन की तरफ ले जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अभी तक तो वायलेंस का लेवल ही कम नहीं हो पाया। आप देखिए नेटो की जानिब से भी तालिबान पर सख्त तनकीद की गई है। वो भी यही कह रहे हैं कि अगरचे हम इन मुज़ाकरात के हक में हैं, लेकिन जब तक के वायलेंस लेवल इतना ज़्यादा होगा तो इसमें आखिर अमन कहाँ से आएगा? तो मुझे लगता ये है कि इसमें टाइम लगेगा और टाइमलाइन अगर हमने रखनी है तो मुझे लगता है कि वो हमें मई ही की रखनी चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका की डेडलाइन है ट्रुप्स विथड्रॉल के लिए। और बहुत ज़रूरी नुक्ता कि जो तशद्दुद है उसके लेवल में कमी लाने की कोई बात नहीं की जा रही, और जंग बंदी जिसके लिए बार बार जोर तो दिया जा रहा है, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जो इन मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ से, खासतौर पर अमेरिका की जानिब से, लेकिन उस बारे में अब तक कोई पेशरफ नज़र नहीं आई। तजयकार जहांगीर खटक हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर दिफा के तौर पर रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को बाकायदा नामजद कर दिया है। वो अफगानिस्तान में भी अमरीकी फ़ौज की क़यादत कर चुके हैं और ये ओहदा संभालने वाले पहले स्याह फाम होंगे, मगर उनकी तकर्रुरी की राह में कुछ रुकावटें भी हैं। तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे, और इसके अलावा हमारा तमाम तर कॉन्टेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए मुस्तकिल अपडेट किया जाता है। ट्विटर पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @urduvoa। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है। सुनने में इंसानी हुकूक किताबी से अल्फाज लगते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वबा ने यह तो दिखा दिया कि जिन इंसानी हुकूक को हम किसी और का मसला समझते हैं वो हमारी ज़रूरत है और हमारी कमज़ोरी भी बन सकते हैं। अपने घर में ही देखिए, इस साल आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सके। ये फिक्र कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब ना हो जाए आपके दिल में भी पैदा हुई, और ये डर कि शायद ज़रूरत की शय ना मिल सके इस साल उन लोगों ने भी महसूस किया जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। तालीम, खुराक, सेहत, आज़ादी इजहार, नस्ली बराबरी, महफूज रिहाइश, मसावी तनख्वाह, साफ माहौल, ये किताबी बातें नहीं, ये हमारे बुनियादी हुकूक हैं। कोविड-19 के वबा ने हमारे निज़ाम की नाइंसाफ़ियाँ भी नुमाया कर दी हैं। नस्ली अदम मुसावात का मसला अमरीका में खुल के नज़र आया, जहाँ अक़लियतें इस मरज़ से भारी पैमाने पर इसलिए मुतासिर हुई क्योंकि सफाई और सिक्योरिटी जैसे इमरजेंसी शोबों में मुलाजमतें और मुश्किल माली हालात उन्हें घर बैठने की इजाज़त नहीं देते। चीन जैसे मुल्क में जहां आज़ादी इजहार राय पहले ही कम थी, सेंसरशिप और बढ़ी। पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों में जहां बहुत सौ की ज़िंदगी 2 वक्त की रोटी के गिर्द घूमती है, लोग मुआशी तौर पर मज़ीद गैर महफूज हो गए। दुनिया भर में ही घरेलू तशद्दुद भी बढ़ा। तो हम सब एक कश्ती के सवार ना सही एक ही तूफान में ज़रूर घिरे हैं। आज के दिन की मुनासबत से जो रिपोर्ट आप देखने वाले हैं उसमें गुर्बत, नस्ली इम्तियाज़, मज़हब की बुनियाद पर तफरीक और तालीम तक रसाई में मुश्किलात, इन सब का इंसानी चेहरा आपको नजर आएगा, लेकिन साथ ही नजर आएगी हिम्मत और अपना हक हासिल करने की जद्दोजहद। सदर डार हमें ले जा रही हैं अंदरून सिंध, जहां बेबी बागड़ी अपने कबीले के उन बच्चों का आने वाला कल बेहतर बनाने में आज मसरूफ हैं जिन्हें माशरा बहुत ही कम उम्री में ही अलग थलग कर देता है। कराची से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर सिंध के शहर कंबर में रहने वाली 29 साला बेबी बागड़ी 5 बच्चों की माँ है। लेकिन घर के काम काज करती ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है। बागड़ी कबीले से ताल्लुक रखने वाली बेबी को बचपन से ही तालीम हासिल करने का शौक था, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे याद नहीं है तो 5 क्लास तक प्राइमरी तालीम मैंने जो नसीराबाद इकरा स्कूल में हासिल की, तो मुझे याद नहीं कभी मैं डेस्क पर बैठी थी, मैं नीचे बैठ के ही पढ़ी हूँ। हमारे को कभी याद नहीं है तो वहाँ के स्कूल में हमने कभी पानी पिया है, कभी ये याद नहीं है। बागड़ी कबीले को दूसरे हिंदू कबाइल से निचले दर्जे का समझा जाता है। ये खाना बदोश कहलाते हैं और ज्यादातर भीख मांगते या सफाई सुथराई का काम करते हैं। एक कमरे के घर में रहने वाली बेबी की शादी भी कम उम्री में कर दी गई थी, मगर उन्होंने बच्चों की पैदाइश के साथ साथ अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और BA की डिग्री हासिल की। बेबी बागड़ी संत हीरालाल कम्युनिटी स्कूल की प्रिंसिपल है। ये सिंध में हिंदू बागड़ी कबीले के बच्चों का वाहिद स्कूल है।
अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो उसको यूनिफॉर्म का बंदोबस्त हुआ, शूज़ का, किताब का, तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। और हमारे को टाइम भी नहीं लगा, 35-40 के लगभग बच्चों में 200 बच्चे हो गए 3-4 महीनों में। वक्त बदल रहा है, लेकिन कुछ ज़हनों की सोच आज भी जात पात, रंग और नस्ल के फ़र्क को ख़त्म नहीं कर सकी। माजी में जिन तलखियों का सामना बेबी को करना पड़ा वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, और इसी नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर ये स्कूल कायम हुआ, जहां पढ़ने वाले बागड़ी कबीले के बच्चे बिना किसी इम्तियाजी फ़र्क के आज बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी उसी तरह बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं जैसे बेबी बचपन में देखती थी, और बेबी की तरह उनमें से कई ने भी बागड़ी और हिंदू होने पर कई स्कूलों में नफरत का सामना किया। पहले हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ वेरी नीचे बिठाते थे, इज्जत नहीं करते थे, बोतल में पानी पिलाते थे और गिलास अलग कर देते थे। फिर हम लोग को इनाम नहीं, उस कम्युनिटी वाले को इनाम देते थे। बच्चे वहाँ पर ज़्यादा था, इसलिए टीचर ये नहीं बोलती था बागड़ी है, और जेके मेरे स्टूडेंट लड़कियाँ होती मेरी फ्रेंड वो बोलती थी ये बागड़ी है, हिंदू मजहब है, ये वहाँ पर मैं एक जनी होती थी बस। लेकिन इन बच्चों को भीख मांगने से रोकना और हाथ में किताबें थमाना बेबी बागड़ी के लिए आसान नहीं था। फिर हम उसके एक आदमी के घर जाते थे, उसको ब्रीफिंग देते थे, बाबा हम वहाँ खुद हैं, मेरी खुद लड़की यहाँ पढ़ती है, इसलिए वो कुछ मुतमईन हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा काम उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको तो हम नहीं कह सकते, बाकी इनके माँ बाप अब बहुत खुश हैं। 2015 में कायम किया जाने वाला ये स्कूल मुस्लिम और हिंदू इंसान दोस्तों की मदद से चल रहा है। इस वक्त नए स्कूल की तामीर जारी है, जिसके लिए जमीन अतिये में मिली। बेबी ने इस स्कूल के अहाते में बागड़ी खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी कायम कर दिया है, ताकि ये माएँ और इनके बच्चे फिर किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कंबर, सिंध। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को इस साल उन मुल्कों में शुमार किया है जहां मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस इक़दाम को बिला जवाज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया, मगर फिर वज़ीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने पाकिस्तान को पाबंदियों से बचाने के लिए सदारती इस्तिस्ना देने का ऐलान भी किया है। अमेरिका में इंसानी हुकूक की सूरत हाल क्या है, इस बारे में इमरान जदून ने ह्यूमन राइट्स वॉच से मुंसलिक आरियाना सॉयर से बात की, जिनका कहना है कि इस साल पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का बेजा इस्तेमाल किया और सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की निगरानी भी की गई, और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की कुछ मिसालें हैं। I think that any time you allow agencies to continue to operate with impunity, you will see a worsening. मेरा ख्याल है कि जब भी आप एजेंसियों को सजा के खौफ के बगैर काम करने देंगे तो आपको इन खिलाफ वर्जियों में इजाफा नजर आएगा। हमने यकीनन मुजाहिरीन पर तशद्दुद में इजाफा देखा है, ये सब नया नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि खुफिया निगरानी की सतह, तशद्दुद की सतह, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और इसके जिम्मेदारों की जवाबदेही ना होना, मेरे ख्याल में हाँ हम ये कह सकते हैं कि मामलात बदतर हुए हैं। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये मसाइल नए नहीं हैं और ये पिछली हुकूमतों के दौर में भी रहे हैं, जो तवील अरसे से हल तलब चले आ रहे हैं। अमेरिका के अंदरूनी इंसानी हकूक़ के हालात और एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा से दूर रहने से बाकी मुल्कों में इंसानी हकूक़ पर क्या असर पड़ा है? I mean, I think it's definitely a bad sign, and we would want to see the United States engaging on those issues more. मैं समझती हूँ कि ये यकीनी तौर पर बुरा वक्त है और इस वक्त हम इन मामलात में अमेरिका की ज़्यादा शिरकत देखना चाहेंगे, ना कि इससे पीछे हटना। मेरी राय में ये सोचना बेवकूफ़ी होगी कि अमेरिका का अपना इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा रहा है। अमेरिका में पुलिस की तरफ से तशद्दुद कई सालों से जारी एक मसला है। आप पुलिस की नस्ल परस्ताना शुरुआत से वाकिफ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इंसानी हकूक़ के मामले में बेहतरीन है, और ये यकीनी तौर पर कोई अच्छी अलामत नहीं। अमेरिका के अपने कुछ ऐसे इत्तेहादियों के साथ मामलात जिन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है, दुनिया में अमेरिका के मौक़िफ़ पर क्या असर डाल रहा है? Well, I think we can point to. हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की तवज्जो या तो इंसानी हकूक़ से ज़्यादा माली मुफादात पर है, जो मेरे ख्याल में वाकई परेशान कुन है, या अपने जंगी इत्तेहादियों पर, जैसे इसराइल इंसानी हकूक़ की बहुत खिलाफ वर्जियाँ करता है। हम इसराइली फ़ौज की तरफ से फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर तशद्दुद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखते हैं, और इसराइल अमेरिका की हिमायत का बुनियादी तौर पर फ़ायदा उठाता है, और ये इंसानी हकूक़ की पामाली है। And you know, the US is tacit support for Israel.
bill is essentially aiding and abetting in human rights abuses, we would say. So what are the expectations? तो नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया से इंसानी हकूक के कारकुनों की क्या तवक्कुआत हैं? The Biden administration has made a lot of promises, a lot of his administration, the incoming administration has promised to reform. जो बाइडन उनकी आने वाली हुकूमत ने इमिग्रेशन निज़ाम को इंसानी बुनियादों पर तश्कील देने के लिए इमिग्रेशन कानून में इस्लाहात के बहुत सारे वादे किए हैं और मैं जानती हूँ कि अब बहुत सारी सरगर्मियाँ हो रही हैं। इनमें से कुछ तब्दीलियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है और हमारे बॉर्डर्स पनाह के तलबगार तारकीन वतन के लिए और ऐसे अफराद के लिए जिनको तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो बंद हैं, लेकिन सयाहों या तिजारत के लिए नहीं। इसलिए हम इस हुक्म को तब्दील करने और लोगों को सियासी पनाह के हसूल का हक फराहम करने के लिए बाइडन इंतजामिया की तरफ देख रहे हैं। To reverse course on that order and to provide people with the right to seek asylum that they're due. अक़वाम मुत्तहिदा का पैगाम है कि कोविड-19 के बहरान से निकलने के लिए ऐसी बहाली पर तवज्जो दी जाए जिससे बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका में कोविड-19 से हलाकतों का आज एक नया रिकॉर्ड सामने आया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आज वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पे अपना फैसला सुनाएगी। आलमी वबा के अगर कुछ मुस्बत पहलुओं पर बात करें तो लोगों की दिलचस्पी वर्जिश के नए तरीकों की जानिब बढ़ी है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जिनकी बोरियत और बीमारी को भगाने की कोशिश खासी मकबूल हो गई है। मामूलात ज़िंदगी की आम सी सरगर्मियाँ जैसे पार्क में एक लंबी चहलकदमी और छोटी छोटी मुलाकातें, ये सब कोविड के दौरान बहुत ख़ास हो गई हैं। वाशिंगटन डीसी के नज़दीक ही एक इलाके में मुट्ठी भर बच्चों ने इकट्ठे अपनी साइकिल चलाना शुरू किया और वक्त के साथ साथ ये एक साइकिल क्लब की शक्ल इख्तियार कर गया। हम सब कोविड की वजह से बहुत बोर हो गए थे क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम घर से बाहर आ जाते थे और साइकिल चलाते थे और फिर आखिरकार मजीद बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया और फिर बच्चे आते गए, इसलिए हमने अपनी एक टीम बना ली क्योंकि साइकिल चलाना हम सब में मुश्तरक है। बाहर आने से बहुत मजा आता है। मेरे सारे दोस्त बाहर हैं, इसलिए मैं इनसे बात भी कर पाती हूँ। हम सब के पास बात करने के लिए कुछ न कुछ होता है और हम सब एक दूसरे से खूब घुल मिल जाते हैं। उन्होंने खुद को फ्रैंकलिन पार्क फैल्कन्स का नाम दिया है। साइकिल चलाते हुए ये बच्चे समाजी फासले को जहन में रखते हैं। कोविड की वजह से घर से काम करने वाले वालिदैन बच्चों को सेहत बख्श तरीके से वक्त गुजारते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि इससे उन्हें भी वक्फा मिल जाता है जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत है। I work from home full time. मैं और मेरे शौहर घर से काम करते हैं, इसलिए वबा के दौरान बच्चों का बाहर उनके दोस्तों के साथ जाना और समाजी फासले के साथ साइकिल चलाना बहुत ज़बरदस्त है। इस सरगर्मी ने उन्हें मसरूफ़ रखा हुआ है और ये बड़ी बात है। लेकिन आजकल साइकिल खरीदना मुश्किल हो रहा है। एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका में साइकिल की फरोख्त में 75% इजाफा हुआ है और अगर पुरानी साइकिल को ठीक करवाना हो तो भी ज्यादातर दुकानों पर या तो पुर्जे दस्तयाब नहीं हैं या उनके पास काम बहुत है। यहाँ तक कि सेकंड हैंड साइकिल खरीदना भी बहुत महंगा पड़ सकता है। I went to the Trek store and I think Gaithersburg. मुझे साइकिल खरीदनी थी। मुझसे कहा गया कि अक्टूबर तक मेरे लिए साइकिल दस्तयाब नहीं हो सकती, इसलिए हम एक और स्टोर पर चले गए और अब तक हमें साइकिल की तलाश है। फिर मेरे वालिद को ऑनलाइन जाकर एक इस्तेमाल शुदा साइकिल खरीदना पड़ी। हमें एक ऐसा शख्स मिला जो अपनी साइकिल $500 में फरोख्त कर रहा था। इस तरह मुझे मेरी साइकिल मिली। Somebody who was willing to sell it. लेकिन फ्रैंकलिन पार्क फैल्कन्स क्लब के इन बच्चों के पास साइकिल होने का मतलब है कि लॉकडाउन, जूम क्लासरूम्स, करंटीना और जहनी दबाव के इस दौर में उनके पास रोजाना की बुनियाद पर कुछ आज़ादी और दोस्ती मौजूद है। रुकन इसिक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आपको हमारी तरफ से खबरें भी मिलेंगी और बहुत सी अमेजिंग तस्वीरें भी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।